और ज़ेलेंस्की के सामने चुनौती सिर्फ यूक्रेन को सुरक्षित रखने की नहीं है, अपने पद पर कायम रहना भी अब ज़ेलेंस्की के लिए चैलेंज बन गया है। बार बार यूक्रेन से बगावत की खबर आ रही है। ज़ेलेंस्की के खास माने जाने वाले चेहरे ही अब उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। एक बार फिर यूक्रेनी मीडिया में दावा किया गया है कि यूक्रेन के पूर्व सेना प्रमुख और ब्रिटेन में राजदूत जालूजनी राष्ट्रपति बनने की कोशिश में। दावा यह भी है कि यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन के पक्ष में अब ट्रंप भी हैं। कर्च ब्रिज की तरफ बार बार बढ़ते ड्रोन और फ्लैमिंगो मिसाइल से क्रीमिया की जमीन पर धमाके। क्रीमिया में लगातार हमले हो रहे हैं, तबाही मच रही है और माना जा रहा है कि एक बार फिर ज़ेलेंस्की के टारगेट पर यह शानदार कर्च ब्रिज है। काला सागर से बार बार हमले की कोशिश हो रही है। क्रीमिया युद्ध में शुरुआत से ही टारगेट पर है, लेकिन अब मकसद बदल चुका है। अब तक दुनिया यही समझती है कि ज़ेलेंस्की क्रीमिया को वापस पाना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दावा यह भी किया जाता है कि क्रीमिया पर हमले से रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है ताकि पुतिन सीज फायर की शर्तें छोड़ें, लेकिन अब ऐसा भी नहीं। अब ज़ेलेंस्की के क्रीमिया मिशन को लेकर नए दावे किए जा रहे हैं और वो ये है कि ज़ेलेंस्की फिर से ऐसा हमला करना चाहते हैं। युद्ध शुरू होने के 8वें महीने में दुनिया को चौंका देने वाला एक जोरदार धमाका हुआ था। ये पुतिन के जहन पर यूक्रेन का दिया हुआ सबसे बड़ा जख्म है। उस दिन क्रीमिया का कर्च ब्रिज धधक रहा था। एक छोटे से देश का दुनिया के महाशक्तिशाली देशों में से एक रूस पर ऐसा प्रहार देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई थी। ज़ेलेंस्की अब फिर कर्च ब्रिज पर हमले की कोशिश में है। कर्च ब्रिज पर हमले से युद्ध की रफ्तार और तेज होगी। पुतिन यूक्रेन पर मिसाइल की बरसात कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की कर्च ब्रिज पर हमले का अंजाम अच्छी तरह जानते हैं। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन अपने सम्मान, अभिमान और रूस के अंतर्राष्ट्रीय गौरव पर प्रहार होते ही बदला लेने के लिए तिल मिलाने लगेंगे। अब सवाल है कि फिर ज़ेलेंस्की आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं? इसकी वजह है मीडिया में बार बार आ रही एक खबर। यूक्रेनी मीडिया में यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन की चर्चा है। ज़ेलेंस्की को पद से हटाने को लेकर फिर जालूजनी का नाम आया है। जालूजनी ज़ेलेंस्की के बेहद भरोसेमंद सैन्य अफसर थे। ज़ेलेंस्की ने जालूजनी को यूक्रेन में आर्मी चीफ बनाया था। बाद में नेटो से तालमेल बनाए रखने के लिए जालूजनी को ब्रिटेन में राजनयिक बनाकर भेजा गया। लेकिन यही जालूजनी अब सत्ता से ज़ेलेंस्की की विदाई की वजह बन सकते हैं। यूक्रेन मीडिया ने फिर नया दावा किया है। यूक्रेन में फ्रांस की मीडिया के हवाले से रिपोर्ट छपी है। दावा है कि जालूजनी यूक्रेनी सैन्य अफसरों के साथ संपर्क में है। जालूजनी खुद राष्ट्रपति बनने के लिए समर्थन मांग रहे हैं। यूक्रेन में चुनाव का मुद्दा रह रहकर उठता रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की सत्ता का समय काल पूरा हो चुका है। युद्ध की वजह से ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति बने हुए हैं और चुनाव नहीं हो रहे हैं। रूस ज़ेलेंस्की को अवैध बताता है और ज़ेलेंस्की के साथ वार्ता से इनकार करता है। यही वजह है कि ट्रंप भी यूक्रेन में चुनाव कराना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि जब तक यूक्रेन में स्थिरता नहीं आती, युद्ध जारी रहता है, चुनाव नहीं हो सकते। इसीलिए ज़ेलेंस्की युद्ध को और भड़काने का प्लान बना रहे हैं। कर्च ब्रिज पर हमले से युद्ध का तेज होना तय है। यूक्रेन पर हमले बढ़े तो अमेरिका, यूरोप भी ज़ेलेंस्की की मदद करेंगे। लेकिन कर्च ब्रिज पर हमला करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कर्च को बचाने के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। रूस ने कर्च ब्रिज की सुरक्षा के लिए समुद्र के भीतर अवरोध लगा दिया है। कई जगह जाल का भी इस्तेमाल किया गया है। ये सब यूक्रेन के नेवल ड्रोन को रोकने के लिए किया गया है।
कर्ज ब्रिज की सुरक्षा में सबमरीन और युद्धपोत भी तैनात हैं, जो पूरे इलाके पर नजर रखते हैं। इसके अलावा यहां समुद्र से हमले को रोकने के लिए गोताखोर कमांडो तैनात हैं, जो समुद्र के भीतर गश्त लगाते हैं और किसी भी हमले को नाकाम कर सकते हैं। मिसाइल या ड्रोन हमले को नाकाम करने के लिए S-400 और पंजशीर जैसे एयर डिफेंस तैनात हैं। ये कर्ज ब्रिज के करीब आ रहे ड्रोन को गिरा सकते हैं। कर्ज ब्रिज के लिए अलग से रडार स्टेशन भी है, जो आसमान पर नजर रखते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की का कर्ज प्लान कामयाब होना मुश्किल है। जबकि जालूजनी को लेकर कुछ दिन पहले भी रिपोर्ट आई थी। अमेरिका के एक खोजी पत्रकार ने कुछ दिन पहले यूक्रेन को लेकर दावा किया था। पत्रकार के मुताबिक यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के गिने चुने दिन ही बचे हैं। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन से निर्वासित किया जाएगा। यूक्रेन के पूर्व आर्मी चीफ जालूजनी बन सकते हैं राष्ट्रपति। अमेरिकी पत्रकार के दावे के बाद यूक्रेनी मीडिया में भी ऐसी ही खबरें आई थी। दो महीने पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक जालूजनी राष्ट्रपति बनने की तैयारी में है। लंदन में जालूजनी ने मुख्यालय बनाया है। लंदन में इस काम के लिए भर्ती चल रही है। अब सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की चुनाव कराएंगे या फिर ट्रंप जबरन सत्ता परिवर्तन कराएंगे। हालांकि यूक्रेन में तख्ता पलट इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूरोपीय देश हर तरह से ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो गाजा में दूसरा युद्ध विराम लागू हुआ है। माना जा रहा है कि यह 2 साल बाद स्थायी शांति की तरफ पहला कदम है। ट्रंप, नेतन्याहू और हमास के सभी नेताओं ने ऐसी ही उम्मीद जताई है। लेकिन क्या सच में गाजा की जंग शांत होने वाली, या फिर युद्ध विराम के साथ की 2 स्टेट सॉल्यूशन थ्योरी का मुद्दा जोर पकड़ने वाला है? क्योंकि बंधकों और फिलिस्तीनियों की रिहाई सोमवार से शुरू हो रही है। लेकिन एक नाम ऐसा है जिस पर इजराइल असहमत है और हमास को उस चेहरे की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या इसी चेहरे की वजह से एक बार फिर गाजा की जंग भड़क सकती है? गाजा की गलियों में बारूद बरसना बंद हुआ तो लोग मलबे के ढेरों के बीच जश्न मनाने लगे। खान यूनिस में लोग सड़कों पर उतरे और 2 साल बाद शांति स्थापना का जश्न मनाया। अलक्सा अस्पताल पर लोगों की भीड़ जुटी और उंगलियों से वी का निशान बनाकर जीत का जश्न मनाया गया। 2 साल बाद गाजा में स्थायी युद्ध विराम की उम्मीद जगी है। उधर तेल अवीव सहित इजराइल के कई शहरों में बंधकों के परिवारों की आंखें भर आईं। आतिशबाजी करके अपनों की वापसी होने की उम्मीद में जश्न मनाया गया। तस्वीरें बदली हैं, माहौल बदला है, बारूद की गंध बंद हो गई है। गाजा में नारेबाजी हो रही है। गाजा के लोग जीत से उत्साहित हैं और यहूदियों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। गाजा के लोग इससे यहूदियों पर अपनी जीत मान रहे हैं। समाचार यह है कि 9 अक्टूबर को गाजा में युद्ध विराम लागू हो गया। 13 अक्टूबर से गाजा में कैद इजरायली बंधकों और इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों की रिहाई शुरू होगी। हमास ने कहा है कि 2000 फिलिस्तीनियों के बदले 20 बंधक रिहा किए जाएंगे। ट्रंप ने इस फैसले पर अपनी पीठ खुद थपथपा ली है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि बंधकों की वापसी का वादा पूरा हो रहा है। इसके साथ ही ट्रंप को समझौता कराने पर धन्यवाद भी दिया है। ट्रंप को भी समझौते की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच मिली। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उनके कान में संदेश दिया और उसके बाद ट्रंप ने ऐलान किया। इजरायली फौज के लौटने की तारीख तय नहीं है। हमास के हथियार छोड़ने पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। गाजा से इजरायली फौज धीरे धीरे लौटेगी। गाजा में राहत सामग्री जाने का रास्ता खोल दिया जाएगा। फिलहाल आंशिक समझौता हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि यह कितने दिन चलेगा, क्योंकि पिछली बार भी बंधकों की लिस्ट सौंपने से हमास मुकर गया था।
और एक फिलिस्तीनी को नहीं छोड़ने पर इजराइल अड़ गया था। ये है मारवन बरगौती, जो वेस्ट बैंक में फतेह पार्टी का नेता है और फिलहाल इजराइल की जेल में बंद है। रिपोर्ट है कि हमास ने बरगौती की रिहाई की मांग भी रखी है। पिछली बार जब गाजा में 8 दिन का सीज फायर लागू हुआ था, तब भी हमास ने मारवन बरगौती की रिहाई की मांग की थी। बरगौती को 20 साल पहले इजराइल ने 5 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बरगौती 2002 से इजराइल की जेल में है। बरगौती को फिलिस्तीन का सबसे बड़ा नेता कहा जाता है। बरगौती की रिहाई फिलिस्तीनियों को एकजुट कर देगी। आजाद फिलिस्तीन की स्थापना के लिए बरगौती को अहम नेता माना जाता है। बरगौती को फिलिस्तीन का नेल्सन मंडेला भी कहा जाता है। हमास इस बार इजराइल पर बरगौती की रिहाई का पूरा दबाव बनाएगा, लेकिन इजराइल नहीं चाहता है कि बरगौती को रिहा किया जाए, क्योंकि बरगौती की रिहाई का मतलब आजाद फिलिस्तीन के मूवमेंट को नई चिंगारी दिखाना होगा। इसीलिए ये माना जा रहा है कि बरगौती के नाम पर शांति प्रस्ताव अटक सकता है और हमास बंधकों की रिहाई रोक सकता है। ऐसा हुआ तो एक बार फिर जंग छिड़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।